हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस व्यंजन की अगली कड़ी में जो वर्णों का विशेष मतलब एक एक वर्ण की क्या विशेषता है, एक एक वर्ण कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज मैंने सिर्फ वर्णों को लिया है कि वर्ण किस तरह से कौन कौन से रूपों में बोले जाते हैं, कौन कौन से नाम दिया गया है, उनको किस किस प्लस जैसे संधि के रूप में उसको जाना जाता है। ये सारी चीज़ें आज वर्ण विशेष जो हमारा टॉपिक है, वर्ण विशेष के अंतर्गत उस सारे वर्णों को हम जान लेंगे कि क्या क्या वर्ण किस किस तरह से वो सारी चीज़ें वर्ण कार्य कर रहे हैं। और आपके लिए इतना आसान होगा कि बहुत चीज़ें आप नहीं भी जानते होंगे चाहे जानते होंगे, दोनों को आप जब एक पैकअप बनाएंगे तो एक तरह से कॉम्बो पैक दिखेगा कि हम तो ये जानते थे, ये चीज़ें नहीं जानते थे। अब दोनों को मिक्स करके जो एक तरह से पुनरावृत्ति और एक तरह से जो नया उसमें आवेश हो रहा है, एक नवाचार बन रहा है। ठीक, तो इसको जानने से पहले, वर्ण विशेष को जानने से पहले, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करेंगे तो भाई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। क्योंकि दिया है जब पेपर में कि लोकसभा वैकेंसी के जस्ट पहले शिक्षकों की वैकेंसी, अगर मैं क्लास में आपको बता भी रहा हूँ कि 80 से 90 हज़ार सीटें लगभग पड़ी हुई, क्योंकि हलफनामा में 51,000 सीटें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दे रखी है। उसके बाद 4 साल के अंतराल में कम से कम 20 से 30 हज़ार शिक्षक जो है रिटायर हुए हैं और उनकी सारी गिनती उसमें होगी और करीब 70 से 80 हज़ार, 80 से 90 हज़ार की वैकेंसी होगी। आप निश्चिंत रहिए कि शिक्षक वैकेंसी आएगी और इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी कि आप शिक्षक बनेंगे। जितने हमारे व्यूअर हैं वो सारे शिक्षक बनेंगे। तो इसके लिए हमारे क्लास से बराबर जुड़े रहिए और देखते हैं कि कुछ ही विद्यार्थी इसमें बहुत कमेंट करते हैं। हम देखते हैं हमारे प्रदीप जी देखिए कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमारे सगुफा जी देखिए कितनी अच्छे अच्छे, शशि जी देखिए कमेंट करती हैं। बाकी लोग आते हैं, हाजिरी जनाते हैं और चले जाते हैं, लास्ट तक क्लास तक नहीं बने रहते। पता नहीं उनको इस क्लास से क्या दिक्कत है। अगर नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं भाई, 1 नंबर से फेल होइए, क्या दिक्कत है, 1 नंबर से फेल होना है तो होइए। अब बात करते हैं हम वर्ण विशेष। वर्ण विशेष, वर्ण विशेष की इस कक्षा में एक एक वर्ण कितनी विशेषता रखता है, एक एक वर्ण की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे च, छ, ज, झ। ये नासिक के को मैं छोड़ दे रहा हूँ, जो नासिक का वर्ण ज्ञ है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। च, छ, ज, झ, इस व्यंजन को क्या कहा जाता है, इस व्यंजन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है आप बताएंगे। इस व्यंजन को क्या कहा जाता है? क वर्ग कहा जाता है, च वर्ग कहा जाता है, ट वर्ग कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पिछले टर्म पे अगर जितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी उन लोगों को पता होगा कि इसको क्या कहा जाता है। तो आज वर्ण विशेष की जब बात हो रही है तो एक एक वर्ण जो विशेष है उसकी बात हो रही है। तो ये च वर्ग के अंतर्गत आता है। च वर्ग, यहाँ कोष्टक में लिख दें च वर्ग। च वर्ग होता क्या भाई? जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं, च वर्ग से लेके प वर्ग तक, उसमें 25 व्यंजन आते हैं। 25 व्यंजन आते हैं। उस 25 व्यंजनों में ये च वर्ग जो है ये स्पर्श व्यंजन तो कहलाता है। ठीक, स्पर्श व्यंजन तो कहलाता है, लेकिन स्पर्श व्यंजन के अलावा भी इसका एक और नाम है। स्पर्श व्यंजन के अलावा भी इसका एक और नाम है जो हमने पिछली कक्षा में अपने वीडियो के एकदम लास्ट में बताई थी। अगर जो मेरे वीडियो के एकदम लास्ट तक बना होगा उस चीज़ को उसको पता होगा। इसको क्या नाम दिया गया? अगर स्पर्श व्यंजन कहा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, स्पर्श व्यंजन है भाई, स्पर्श व्यंजन कहिए, लेकिन स्पर्श व्यंजन के अलावा इसको क्या कहते हैं? इसको स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको बोलने में, इस वर्ण को बोलने में, इस व्यंजन को बोलने में जिह्वा को थोड़ा सा अधिक बल देना पड़ता है, थोड़ा सा अधिक बोला जाता है। समझे? आप लोगों की तरह नहीं है कि पटर 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 बोलते रहिए, कोई बल नहीं लगता है। ठीक, आप बोले, सार्थक शब्दों को बोले, बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं। एजुटेनमेंट क्लास में होनी भी चाहिए भाई कि स्पर्श व्यंजन है। कई लोग तो स्पर्श व्यंजन का मतलब कहीं से किसी को टच करके बताएंगे। हाँ, स्पर्श व्यंजन वो वाला स्पर्श व्यंजन नहीं है कि स्पर्श किसी को कर दिए तो स्पर्श व्यंजन हो गया। नहीं भैया, किसी को थोड़ा सा कस के हिस्से दर दिए, रगड़ दिए तो वो स्पर्श संघर्षी हो गया, वो वाला नहीं है। ये च, छ, ज जो बोलने में थोड़ी सी ऊर्जा, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, थोड़ी सी ऊर्जा देखिए इसमें, बोलने में थोड़ी सी ऊर्जा अधिक लग रही है ना। अन्य जो स्पर्श व्यंजन हैं उनकी अपेक्षा में जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन दिख रहे हैं, इनको बोलने में क्या हो रही है? ऊर्जा थोड़ी सी अधिक लग रही है। अब बात करते हैं अगले वर्ण विशेष की। अगला वर्ण विशेष क्या है? उत्क्षिप्त।
उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त। इसको और क्या कहते हैं? द्विगुण। और क्या कहते हैं? उपिश्रय। और क्या कहते हैं? उपिश्रय। उपिश्रय नहीं, उस्रिप। उस्रिप, उपिश्रय नहीं, उस्रिप इसको कहते हैं। उस्रिप इसको कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई? शंकर, भगवान शंकर वाला नहीं। और एक हमारे शंकर पाल जी हैं, वो पता नहीं क्लास में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। अगर जुड़े हों क्लास में, अगर कमेंट ना कर रहे हों तो एक बार कमेंट करके बता दें कि हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं। अभी हमारी टीम हमको बता देगी कि वो जुड़े हुए हैं कि नहीं। एक बार कमेंट तो कर दें। अगर मुझे देख रहे हैं, अगर क्लास में जुड़े हों तो एक बार कमेंट जरूर कर दें शंकर जी। तो ये शंकर वाला शंकर, वो उसमें भगवान शंकर वाला जो शंकर लिखा जाता है वो 100 वाला होता है। ठीक, कौन सा 100? कौन सा 100? तालु वाला। ठीक, तालु वाला जो 100 होता है वो वाला। और ये कौन सा है? ये दंत वाला है। ये 100 जो है ये दंत वाला है, इसको शंकर भी कहते हैं। और एक और एग्जाम में पूछा जाता है, ताड़न जात। ताड़न जात, इसको भोजपुरी में क्या कहते हैं? तड़िया लेते हैं। कुतवा क्या करते हैं? सब गाँव में जाते हैं ना, तो पिछवा से क्या करते हैं? सब किसी गांव में, नए नए गांव में गए तो कुतवा सब क्या करते हैं? तड़िया लेते हैं। तड़िया लेते हैं ना, दौड़ा लेते हैं उसको कहते हैं। तो उसी वही ताड़न जात है भाई, कि इसको ताड़ के भगा दिया गया है। ताड़न जात का मतलब वही चीज़ है, जैसे कुत्ते गांव में, आप अजनबी गांव में जाते हैं तो कुत्ते आपको क्या करते हैं? लोग कहते हैं तड़िया लहल है, तड़िया लहल है। का तड़िया लहल है भाई? ताड़ी ओड़ी गिर रहा है क्या कि पेड़ पे नारियल पे चढ़ के आप चढ़ गए और ताड़ी पीने लगे? कोई आपको वो तड़ियाना नहीं। तड़ियाने का मतलब यहाँ वो भगा दिया गया है। ठीक, तो ये वर्ण ऐसा है कि ये दो जो दो वर्ण हैं, जो दो वर्ण हैं यानी दो भाषाएं हैं उनसे मिलके बनी है। दो भाषाओं से मिलने वाले जो वर्ण हैं उनको उत्क्षिप्त कहते हैं, द्विगुण कहते हैं, उस्रिप कहते हैं, शंकर कहते हैं, ताड़नजात कहते हैं। देख भैया, इतने एक ही बंदे का कितना नाम रख दिया गया है। आपको कोई मोहन कहे, कोई सुरेश कहे, कोई रमेश कहे, तो आप कैसे जानेंगे कि हम ही को बुला रहा है? हाँ, कैसे जानेंगे भैया कि हम ही को बुला रहा है? लेकिन इस व्यक्ति के देखिए कितने नाम हैं। ये कौन सा वर्ण है? जल्दी से बताइए कौन सा वर्ण है? क्योंकि हम वर्ण विशेष क्लास पढ़ रहे हैं, वर्णों के एक एक विशेषता के जान लेंगे कि वो वर्ण विशेष क्योंकि ये जो वर्ण ये लिखने जो वर्ण आप बता रहे होंगे वो ये आपके हिंदी और फारसी, हिंदी प्लस फारसी, ये हिंदी प्लस फारसी दो भाषाओं के मेल से बना है। हिंदी और फारसी दो भाषाओं के मेल से बना है और इन दोनों भाषाओं से ताड़ दिया गया है। न बंदा घर का रहा है न घाट का रहा है। इसको क्या कहते हैं? ड। डलिया वाला ड पढ़े हैं और ढकना वाला ढ। डलिया वाला चौ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, च छ ज ज ढ ड ढ, ये आते हैं किसके अंतर्गत? ट ठ ड ढ। बहुत सही, बहुत होशियार। हम चौ वाला वर्ग बोले हैं। देखें कितने हमारे विद्यार्थी हैं कि सक्रिय रूप से जुड़े हैं कि बस ऐसे सर चौवा बोल रहे हैं तो सर बोल रहे होंगे तो सही है बोल रहे होंगे। क्या मतलब है भैया? थोड़ा तो जगे रहो, देखे रहो कि भैया ये चौ वर्ग है कि ट वर्ग है। ये ट वर्ग के हैं, अभी तक तो ट वर्ग के हैं, लेकिन जैसे इनके नीचे एक बूंदी ऐसे लगती है वो क्या हो जाते हैं भैया? ये ट वर्ग से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ट वर्ग में इनकी गिनती नहीं हो रही है। अब देखिए किस वर्ग में इसकी गिनती हो रही है? उत्क्षिप्त कहे जा रहे हैं, द्विगुण यानी दो गुणों को धारण कर रहे हैं, दो भाषाओं के गुणों को धारण कर रहे हैं भैया, दो गुण। शंकर जानते हैं, शंकर मक्का आता है, एक अलग अलग प्रजाति होती है कि बहुत सारी उसकी वैरायटी होती है, तो ये इस वैरायटी से मिलकर बना है। उस सिर्फ भाई ये छटक के आ गया है, छटक के आ गया है, अलग करके आ गया है उस सिर्फ। ताड़नजात भाई भागते भागते आया है। लोग दौड़ा रहे थे, कभी हिंदी वाले दौड़ा रहे थे, कभी फारसी वाले दौड़ा रहे थे। भैया चलो हम सतवें चलते हैं। तो ये ड और ढ हो गया। अब बात करते हैं अगला, पंचमाक्षर कह सकते हैं, नासिक के कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं नासिक के अलावा?
कहीं कहीं पंचम वर्ग भी दिया गया होगा तो भी गलत नहीं है, पंचम वर्ग। अब हमको इस वर्णों के बारे में बता दो कि पंचमाक्षर क्या, कौन से वर्ण होते हैं, कौन से ऐसे वर्ण हैं जो पंचमाक्षर के अंतर्गत होते हैं। नासिक के जो नाक से बोले जाते हैं, अगर पंचमाक्षर की जगह नासिक के दे दे तो भी वही वर्णों की गिनती हो रही है। पंचम वर्ग कह दे तो भी वही वर्णों की गिनती हो रही है। बंदे का कितने कितने नाम हैं, आज समेट के रख दिया जाएगा ये वर्ण विशेष के अंतर्गत कि जितनी चीज़ें हैं आपको पता हो जानी चाहिए। तो पंचमाक्षर हो गए, ये कौन कौन से हैं पिछली कक्षा पर मैंने पढ़ाया है, और जितने हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े होंगे उन सारे को पता होगा कि पंचमाक्षर होते क्या हैं। पंचमाक्षर में देखिए एक अक्षर इसमें मिसिंग है, ठीक, एक अक्षर मिसिंग है इसमें, लेकिन इसमें पंचमाक्षर में पूरे के पूरे वर्ण होंगे, वो भी पूरे पंचमाक्षर। कौन कौन से भैया, एक एक करके बताते हैं क्या क्या हो सकते हैं। डलिया वाला डॉ बना है, चलो भाई, अंग हो गया, उसके बाद य, उसके बाद ड़, उसके बाद जल्दी बताइए। अरे थोड़ा सा बोलने में आप भी कष्ट करो कि हमें ही बोलते रहें। न, म, मतलब देखिए थोड़े से ये वर्ण जो बोले जा रहे हैं नाक का प्रयोग हो रहा है, मतलब नाक के रास्ते आवाज़। हिमेश रेशमिया वाला, हिमेश रेशमिया का बहुत सारा गाना सुनते होंगे तो देखते होंगे कि नकिया वाला ज़्यादा गाना गाता है। तो ये वही पंचमाक्षर हैं कि अंग, ड़, न, म, ये सारी चीज़ें थी। किसी को इसमें पंचमाक्षर में कन्फ्यूजन हो, पंचम वर्ग में चाहे इसके ऊपर कोई कन्फ्यूजन हो, तो एक बार यहीं पे क्लास मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, इस क्लास जो चल रही है इसमें बस बता दें आप क्या है आपको कन्फ्यूजन, कमेंट के माध्यम से बता दें। मैं 10 मिनट वेट कर ले रहा हूँ और 10 मिनट बाद फिर बता रहा हूँ। 10 मिनट कह रहा हूँ, 10 सेकंड, 10 मिनट तो बहुत हो गए, 10 सेकंड दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं, फिर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अर्धस्वर की। अर्धस्वर क्या होता है भाई? एक बार भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया था। अर्धनारीश्वर का मतलब आधा पुरुष आधा महिला, तो उनको नाम ही दे दिया गया भगवान शंकर को कि अर्धनारीश्वर भगवान, अर्थात भगवान शिव। अर्ध यानी माता आधा पार्वती का रूप और भगवान शिव का आधा रूप, वही है अर्धस्वर, यानी आधा ही स्वर है और आधा ही व्यंजन है, ठीक। उसी का नाम बताना है जो आधा स्वर कहलाता है और आधा व्यंजन कहलाता है। हमको यही बता दीजिए कि कौन आधा स्वर है कौन आधा व्यंजन है। पिछली कक्षा में ये भी मैंने बताया था, क्लास चल रही है हमारी वर्ण विशेष की, इसलिए मुझे ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आप वर्ण विशेष की क्लास देखें तो स्पेशली ये चीज़ें आपको मिल जाएं। तो य से यार्ती और व, ये किसके अंतर्गत आते हैं भाई? किसके अंतर्गत आते हैं? अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं ना। तो जो अर्ध स्वर हैं अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि य, र, ल और व, ये चारों वर्ण जो हैं ये अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं, और जो य और व स्पेशली उसमें से थोड़े से निकाल लिए जाते हैं उसको अर्धस्वर भी कहा जाता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को। चलिए अब बात करते हैं अगले वाले की, प्रकंपित। प्रकंपित भाई, अगला जो पॉइंट है प्रकंपित। प्रकंपित, प्रकंपित हो गया, लुंठित हो गया, याद आया? कुछ याद आया तो बता दो। कंपन जात, कंपन जात इसका नाम, और इसको शाब्दिक अर्थ में क्या कह सकते हैं? इसको प्रकंपित और लुंठित क्यों कहते हैं भाई? इसको प्रकंपित और लुंठित काहे कहल जाला, क्यों कहते हैं? जल्दी बताइए। क्योंकि जो जीभ होती है ना हमारी, वो आगे से मुड़ती है, आगे से मुड़ती है। जो हमारी जीभ होती है वो आगे से मुड़ती है, यहीं लिख दे रहे हैं, जीभ आगे से मुड़ना। जो हमारी जिह्वा होती है वो आगे से मुड़ती है भाई, आगे से। जो आगे वाला हिस्सा रहता है ना, देखिए देखिए मुड़ रही है, एक यू के आकार का कुछ शेप ले रही है, इसीलिए इसको प्रकंपित कहा जाता है। प्रकंपित में कौन सा वर्ण आता है भाई? कौन सा वर्ण आता है? जो पढ़े होंगे हमारी क्लास को पिछले टर्म पे वो जान रहे होंगे, यानी जो अंतःस्थ वर्ण है य, र, ल, व, उसी में का ये र है, ठीक। अगर यही यहाँ पे बना दिया जाए तो रुपए का एक ठो सिंबल हो जाएगा भाई,
तो रुपये वाला सिंबल र नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अंतःस्थ वाला र है। अब बात करते हैं अगले की, पार्श्विक व्यंजन। और इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन को और क्या नाम दिया गया भाई, आप बताइए। बस पार्श्विक ही रहने दीजिए। इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक इसको क्यों कहते हैं भाई? एक गायक होते हैं, जो लोग गाना गाते हैं ना, तो उनको क्या कहा जाता है? पार्श्व गायक। जो गायिका होती है उसको पार्श्व गायिका। क्यों पार्श्व कहा जाता है? क्यों कहा जाता है पार्श्व? भाई कभी सोचे हैं कि पार्श्विक व्यंजन पार्श्व गायक क्यों कहा जाता है? वो तो गाना गा रहे हैं, गायक कहा जा सकता है, पार्श्व गायक क्यों? क्योंकि ये जीभ के अगल बगल का भाग होता है, उसका ज़्यादा प्रयोग होता है। जो जीभ है इस पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत, जो जीभ के अगल बगल का भाग, लिख दें नहीं तो आप लोग बड़े महान हैं। जीभ के अगल बगल का भाग, जीभ के अगल बगल के भाग को पार्श्विक कहते हैं। जो आपकी जीभ है ना, उसके बगल में देखिए स्थान है कुछ, और आपकी जीभ के इस तरफ भी कुछ स्थान है, उसको क्या कहा जाता है भाई? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल से लट्टू, यानी य र ल व, यानी ये भी जो हुआ अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ गया, जो ल है। अब हिंदी वर्णमाला के कुछ अमानक वर्ण भी दिए गए हैं। हिंदी वर्णमाला के अमानक वर्ण। अरे भाई अमानत मत पढ़ लेना, अमानक वर्ण की बात हो रही है। पहले हिंदी की क्लासेस चलती थी, तो बहुत पहले की जो किताबें उठा के देखेंगे तो उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो उसी रूप में लिखे जाते थे, और आज की जो परिष्कृत हिंदी है, जो उसको एकदम परिष्कृत करके अच्छे से कर दी गई है, उन वर्णों का विलोप हो चुका है। अब वो वर्ण जो है, व्यंजन जो हैं, उस रूप में नहीं लिखे जाते हैं, अब आज के परिष्कृत रूप में वो व्यंजन लिखे जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला के वो कौन से अमानक वर्ण हैं जो पहले लिखे भी जाते थे, पढ़े भी जाते थे, और समझे भी जाते थे, और बोले भी जाते थे। तो आप वही अमानक वर्ण बताइए, और आज की जो हिंदी है उसमें वो परिष्कृत रूप में आ चुके हैं। तो मैं अमानक वर्ण लिखना चाहूंगा। कैसे लिखे भाई? झ से झरना, ऐसे झरना आप लिखते हैं? झरना ऐसे लिखते हैं ना? तो देखिए पहले समय में कैसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था झरना को। अपने पिताजी से, अपने बाबा अगर होंगे, दादा दादी होंगे, तो उनसे ये लिख के ऐसे दे दीजिएगा ना, तो वो कहेंगे हाँ झ से झरना लिखा हुआ है, क्योंकि वो इसी रूप में पढ़ते थे, इसी रूप में समझते थे, इसी रूप में बोलते थे। ठीक, और आज के डेट में झ से झरना कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे, कि ऐसे लिखता है कोई। इसमें भी है कोई मेरी क्लास में कि जो ऐसे भी लिखता हो झ से झरना? अगर जो ऐसे लिख रहा होगा भाई, ये अमानक वर्ण के अंतर्गत आया है और ये समाप्त हो गया है। अब जो वर्ण झरना का है ये ऐसे लिखा जाता है, झ से झरना। अब बात करते हैं अगले वर्ण की जो अमानक है, भ से भालू, यानी भक्त, भक्त भी हो सकता है। तो भ को आज के डेट में कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, लेकिन पहले के समय में ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा है। और आज के डेट में ऐसे भ लिखा जाता है? आप लोग कहीं पढ़े हैं? आप इसी तरह से पढ़े हैं? जो बहुत पुराने होंगे भैया वही पढ़े होंगे, हम तो नए वाले जनरेशन में हुए हैं, इसलिए हमको झ दूसरी तरह से बताया गया है। हाई वाला झ हम नहीं सीखे हैं, आप ही लोग सीखे होंगे भाई, हमसे ज़्यादा पुराने होंगे तो आप लोग सीखे होंगे। हाई झ वाला हम झ पढ़े हैं, और हाई वाला भ हम नहीं पढ़े हैं। हाई वाला झ पढ़े हैं, हाई वाला झ तो आप लोग पढ़े हैं। ठीक, तो भ को आज के डेट में कैसे लिखा जाता है? सीधा सीधा भ। ये दोनों वर्ण जो हैं ये अमानक वर्ण कहलाते हैं। जो देखिए नीचे अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ, यही दोनों अमानक वर्ण हैं। ठीक, अब इसको मिटा भी दे रहा हूँ कि जिससे और लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये दोनों हिंदी की वर्णमाला में झ और भ को अमानक वर्ण घोषित किया गया है, और ये दोनों वर्णमाला से हटा दिए गए हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक, अब बात करते हैं अगली कड़ी में संयुक्त व्यंजन। एग्जाम में ये पूछता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं भाई? संयुक्त व्यंजन एक छ से छतरी, छतरी वाला, और क्या लिख दूं? त्र, और एक ज्ञानी वाला ज्ञ, अश्री वाला श्र। ये क्या हुए? ये चारों जो हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
देख रहे होंगे कि मैं इनके थोड़ी सी दूरी दूरी पे क्यों लिखा हूँ। लिखने के लिए तो मैं पास में भी लिख सकता हूँ, लेकिन इनको दूरी पे मैंने क्यों लिख दिया भाई, कुछ खास कारण रहा होगा, इसके लिए मैंने इनको दूरी पे लिखा है, नहीं तो पास पास भी लिख देता भाई, क्या दिक्कत थी इनको। हमको कोई दुश्मनी नहीं है, आप लोगों को हो सकती है शायद इसीलिए नहीं पढ़ते हो, हमको कोई दुश्मनी नहीं है, हम इनसे बड़ा लगाव है। ठीक, ये हमारे पास हैं, देखो हमसे सटे हुए हैं, आप लोगों से कितना दूर है देख लीजिए। ठीक, तो ये दोनों जो छतरी वाला छ है, संयुक्त व्यंजन है, ये किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। ये एग्जाम में यही वर्णवे पूछ लेता है कि किन वर्णों के दो मेल से, लिख देगा छतरी वाला छ, आपको दो वर्णवा दे देगा कि कौन कौन से वो दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, आपको सही गलत उत्तर लगाना है। तो काहे समय आप नुकसान कर रहे हैं भैया। क देखिए, क पे मैंने हलंत लगाया, यानी अ इसमें छुपा हुआ ये आधा वर्ण हो गया, और सौ, ठीक, ये क और सौ से मिल के कौन सा वर्ण बन रहा है भाई, छतरी, छतरी वाला छ। ठीक, अब बात करते हैं त्र। भाई इसमें तो ये खुद चिल्ला के कह रहा है, एक त है और इस पे र कर दे रहे हैं, चलेगा काम, चला लीजिए। त प्लस र के माध्यम से त्र, तो देखिए हलंत मैंने लगाया है, यानी अपूर्ण है, र के साथ जैसे ये मिल रहा है ये पूर्ण हो जा रहा है और ये त्र कहला रहा है। ठीक, अब ज्ञ, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला यही है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला यही वर्ण है, ध्यान दीजिएगा इस पर, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा, जहाज वाला ज और इया वाला नासिक वाला। देखिए ज पे भी मैंने जू नहीं लिखा है, ये हलंत है, यानी अपूर्ण है, और इसके साथ जब पंचमाक्षर लग रहे हैं इया, तो ये क्या हो जा रहा है, ज्ञ हो जा रहा है। ये जब पंचमाक्षर इया लग रहा है तो ये ज प्लस य मिल के क्या बन जा रहे हैं, ज्ञानी वाला ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, ये बन जा रहा है। अब लास्ट की बात कर रहे हैं, स, देखिए इसमें र था ऐसे, तो देखिए ये र यहाँ लिख दिए, इसमें भी ऐसे र है ना, तो इसको भी ऐसे सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है भाई, हाई देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसे है ना र, यहाँ भी देखिए र निकला हुआ, तो इसको उसी रूप में रख लेते हैं और स को ऐसे कर लेते हैं, क्या हो गया, स्र। अब ये थे आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये चारों देख लीजिए, ये संयुक्त व्यंजन है और किस किस वर्णों के मेल से बनते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला यही है, आप 2000 यूपी टेट उठा के देखिएगा, उसमें ये मिल जाएगा ये आपको। ठीक, अब बात करते हैं आगे, आगत व्यंजन। उसमें तो आगत स्वर जाने थे, इसमें क्या जानेंगे, इसमें क्या जानेंगे, आगत व्यंजन हमको बताइए भाई। आगत स्वर तो जान लिए, हमको अब आगत व्यंजन, इसको आगत व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अरबी प्लस फारसी, अरबी प्लस फारसी इन दो भाषाओं के मेल से ये बना हुआ है। अरबी और फारसी भाषाओं के मेल से ये आगत व्यंजन बनता है। आगत स्वर आ लिखते हैं ना, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हम आगत स्वर, आगत स्वर लिख दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे आगत लिखते हैं, इसका उदाहरण मैंने बताया था पिछले चैप्टर पर, डॉक्टर हो गया, ऑफिसर हो गया, ऑफिसर, ऑफिसर हो गया, ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, नटवा हो गया। ठीक, इसी तरह आगत व्यंजन है, ये तो आगत स्वर है। अब मैं बात कर रहा हूं आगत व्यंजन की। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं भाई, जल्दी बताइए। शायद जानते हो, ये मोनू कुमार जान रहे होंगे, क्योंकि पिछले टर्न पे यही बोल ही रहे थे, शायद एक ही वर्ण को लिख रहे थे, शायद मैं कंफ्यूज हूँ, आप सही लिख रहे होंगे, मोनू कुमार। तो ये जो हैं, ज से जहाज और फ से फल, ये नॉर्मली हिंदी भाषा हो गई। तो इसमें तो आप लिखें सर, आप कोई कहेगा सर तो आप लिखें अरबी और फारसी, तो जब अरबी फारसी लिखा हुआ है तो इसको चेंज कर दे रहे हैं भैया, अरबी फारसी हम चेंज कर दें। हाई एक ठो बूंदिया यहाँ देख लीजिए, हाई एक ठो बूंदिया यहाँ देख लीजिए। अगर जहाँ जिस शब्द के नीचे अगर बूंदी मिले, ड ढ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी देखिए हिंदी और फारसी भाषाओं का था ना, हिंदी और फारसी भाषाओं का जो द्विगुण था, द्विगुण उत्क्षिप्त था, इसमें भी देखिए ड की जगह
जैसे डॉट था ना, देखिए इसमें भी उसी तरह की बिंदी है, यानी अरबी और फारसी भाषा कॉमन दिख रही है, इसकी जगह हिंदी था। तो यहाँ अरबी और फारसी में जो वर्ण मिले हैं हमको, वो ज और फ, इसको आगत व्यंजन कहते हैं, जिसको इसको भी आ ही पढ़ते हैं, लेकिन एक सिंबल के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। उसी तरह आगत व्यंजन को भी ज और फ ही पढ़ते हैं, लेकिन एक सिंबल के माध्यम से इसको बताया जाता है। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं। अब बात कर ले रहे हैं कि टोटल वर्ण कितने होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। मैं स्वर और व्यंजन दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ के कितने होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण, वर्णों में स्वर व्यंजन दोनों आते हैं, वर्ण होते हैं। आपका उत्तर आता है 52। 52 को कैसे काउंट करते हैं एक बार देखते चलिए। स्वर कितने होते हैं हमारे, स्वर कितने होते हैं 11 स्वर हो गए। कितने हुए स्वर 11 हो गए। अयोग वाह कितने हो गए, अयोग वाह अभी थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से हमको बताते चलिए। अयोग वाह मूल जो व्यंजन है वो कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं भाई 33। मूल व्यंजन कितने हैं यहाँ लिख लेते हैं मूल व्यंजन। अब 33 को काउंट कर लेते हैं भाई। आप कहेंगे मूल व्यंजन कौन कौन से, एक तो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं भाई 25। कितने हो गए 25 हो गए ना, कोई कन्फ्यूजन। अंतःस्थ प्लस करते करते प्लस अंतःस्थ कितने होते हैं 4 होते हैं, प्लस उष्म व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं। ये भी 4 ही होते हैं। इनको कुल काउंट कर ले कीजिएगा तो कितने हुए 25 4 29 और 29 4 33। यहाँ क्या लिखा हुआ है 33। अब बात करते हैं द्विगुण, पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले। द्विगुण कितने होते हैं, वो कितने होते हैं 2 होते हैं। द्विगुण कितने होते हैं 2 होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखिए संयुक्त व्यंजन की बात हो रही थी, वो कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन। कुल जोड़ के देख लीजिए कुल कितना हो रहा है, कुल जोड़ के देखिए, कुल जोड़ के देखिए यही आ रहा होगा। हमारी गिनती गलत होगी तो शायद आप लोग अच्छे से जोड़ के बता दीजिए, शायद 53वां आपको मिल जाए, 54वां मिल जाए। हमारे हिसाब से तो भाई 52 हो रहे हैं जोड़ने पे, देख लीजिए। ठीक, तो ये थे आज की क्लास वर्ण विशेष। एक एक वर्णों के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है कि वर्ण किस किस तरह से हैं, किस तरह से नाम, किस तरह से कहाँ से कौन सी भाषाओं से मेल से भी बने हैं। तो आई होप ये क्लास अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। और ये इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो को तमाम ग्रुप होंगे आपके, कोई बीएड ग्रुप होगा, कोई परिवार ग्रुप होगा, कोई समाज ग्रुप होगा, पता नहीं कौन कौन सा ग्रुप बना के रखें। उस सारे ग्रुपों में कहीं एक बार फॉरवर्ड करके देखने के लिए नहीं कहते हैं, दिखा दीजिए उनको भी कि सर हैं हमारे, पढ़ाते हैं।